ओके, सो लेट वी स्टार्ट विद मेटलर्जी। तो मैंने कहा जैसे हमारी अर्थ जो है उसको हम 3 पर्टिकुलर पार्ट में बांटते हैं बेटा। पहला होता है लिथोस्फेयर विच इज सॉलिड क्रस्ट, ठीक, धरती में। तो बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं धरती में पाए जाते हैं, लिथोस्फेयर में ही ज्यादातर एलिमेंट लिथोस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा होता है हाइड्रोस्फेयर, जैसे वाटर बॉडीज, ओशंस, पॉन्ड्स, ठीक है जी, स्ट्रीम्स। तो उसमें ज्यादातर जैसे हेलोजन्स हो गए, सल्फर हो गया, ऐसे नॉन मेटल्स बहुत ज्यादा हाइड्रोस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक। एंड तीसरा होता है एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास जो गैसेस एनवेलप है, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस लाइक नोबल गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ठीक। अब एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और यू कैन से एटमॉस्फेयर, इसमें जो पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन टू वेज, ईदर दे आर इन द नेटिव स्टेट और इन देयर कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट इज प्योर स्टेट। जैसे गोल्ड जो है, गोल्ड जनरली अपनी नेटिव स्टेट में पाया जाता है। बेटा जितने हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एलिमेंट अनरिएक्टिव होते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो ज्यादातर नेटिव स्टेट में पाए जा सकते हैं। जैसे प्लेटिनम हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे टाइटेनियम हो गया, ऐसे एलिमेंट बहुत ज्यादा हद तक अपने नेटिव स्टेट में भी पाए जाते हैं। बट माइंड इट, ये नहीं कि वो सिर्फ नेटिव स्टेट में पाए जाएंगे, वो कंबाइंड में भी पाए जा सकते हैं। बट जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, दे कैन बी फाउंड इन देयर नेटिव स्टेट व्हिच इज देयर प्योर स्टेट, नॉट कंबाइंड स्टेट। उसी तरह से कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो अपने कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। उन कंबाइंड स्टेट में पाए जाने का जो हम एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में पाते हैं, ईदर दे आर ऑक्साइड्स और दे आर सल्फाइड्स, दे आर इन कंबाइंड स्टेट। तो जो रॉ फॉर्म ऑफ एलिमेंट हुआ करती है, वेदर इट इज इन नेटिव स्टेट, वेदर इट इज इन कंबाइंड स्टेट, दैट इज कॉल्ड टू बी मिनरल। तो हमारी कथा जो है इस चैप्टर की, वो शुरू होगी यहां से। सबसे पहली बात हमारे पास आएगी कि मिनरल क्या होते हैं। मिनरल्स, देखो बेटा, मिनरल्स की जहां तक बात करें, मिनरल्स आर कॉल्ड एज रॉ फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, रॉ फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, रॉ फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की रॉ फॉर्म जो होगी उसको मिनरल बोलेंगे। अब भले ही यहां पे एलिमेंट नेटिव स्टेट में हो तब भी मिनरल बोलेंगे बेटा, कंबाइंड स्टेट में हो तब भी मिनरल ही बोलेंगे। मिनरल एक रॉ फॉर्म है जिससे हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और हो सकता है नहीं भी कर सकते। कई बार ऐसा हो भी 2 रुपए का सामान बनाने के लिए 15 रुपए का खर्चा हो जाए, बेवकूफ हम जो करेंगे, है ना भाई। तो सभी मिनरल से हम एलिमेंट्स को नहीं निकाला। अब जो अगली कथा हमारे पास यहां पे आएगी, they are called as ores, very important, ores, O-R-E-S, ores. Now what are ores? बेटा ores की जहां तक हम बात करें, ores are the minerals from which metals या elements can be extracted economically, beneficially, easily. क्या बोला, they are minerals from which elements are extracted economically, beneficially and easily. Easily and beneficially, ठीक है जी। यानी ऐसा भी होना चाहिए भी भाई, हम जहां से एलिमेंट को बाहर निकाले वो सस्ता भी होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए। दूसरा इजी भी होना चाहिए, ऐसा ना होना भाई बड़े जद्दोजहद करनी पड़े, तो इजी भी होना चाहिए। और तीसरी बात हमारे पास क्या होती है कि बेनिफिशियली, उसका आगे बेनिफिट भी हो हमारे को, ठीक। तो हम बोलेंगे ore are the minerals from which elements can be extracted out easily and beneficially, ठीक।
अब और जो होते हैं वो मिनरल ही होते हैं, हमने बोला मिनरल्स, ठीक, फ्रॉम विच मेटल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो एक यहां पे डेफिनेशन पास आउट करते हैं, ऑल ores are minerals, all ores are minerals, but all minerals are not ores। ठीक है जी, हमने बोला all ores are minerals but all minerals are not ores। सारे और जो होते हैं मिनरल होते हैं, पर सारे मिनरल और नहीं होते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सारे मिनरल से हम नहीं निकाल सकते इकोनॉमिकली एंड बेनिफिशियली, ठीक, जिनसे निकाल सकते, जिन मिनरल से हम इकोनॉमिकली एंड बेनिफिशियली निकाल सकते हैं, उसको बेटा अपन लोग क्या बोल देते हैं, उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, और बोल देते हैं। ठीक, अब और के साथ, और में क्या होता है कि along with कंपाउंड ऑफ मेटल, जो भी मेटल का कंपाउंड रहता है और में, जस्ट एक सेकेंड मैं देख लूं यार एक चीज और। ओके, तो देखना था कहीं ऐसा ना हो भाई किसी हमारे नेटवर्क में बाद में प्रॉब्लम है। सो एनी हाउ, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिनरल्स में, ओर्स में, along with that of what you can say complex metal या कंपाउंड मेटल या मेटल का कंपाउंड या एलिमेंट का कंपाउंड, उसके साथ कुछ अर्दी इंप्योरिटीज होती है, और उन अर्दी इंप्योरिटीज को हम लोग नाम देते हैं GANGUE। मैं नहीं प्रोनाउंस करता इसको, रीजन क्या, इसकी प्रोनाउंसिएशन की जड़ पीट रखी है टीचरों ने। कोई इसको गैंग बोलता है, कोई इसको गांज बोलता है, कोई इसको गैंग्यू बोलता है, मैं इसको मैट्रिक्स बोलता हूं। ठीक, सो मेरे लिए पंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा मैट्रिक्स। ठीक, आप गैंग्यू बोले, आप गांज बोले, गैंग बोले, मेरी बला से यार। ठीक, हम ये बोलेंगे कि ये जो GANGUE या मैट्रिक्स जो है, दे आर अर्दी इंप्योरिटीज अलोंग साइड, अर्दी impurities alongside the ore, alongside the ore। ओर के साथ जो अर्दी इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे मिट्टी भी होती होगी, सिलिका होता होगा, कोई और चीजें भी होती होंगी इसमें, तो अर्दी इंप्योरिटीज alongside ore is called as matrix और GANGUE। ठीक है जी। अब देखो बेटे, ये जो कौन सा एलिमेंट का कौन सा मिनरल है, इसका तो चार्ट मैं एज इट इज तुम्हें भेज दूंगा। ठीक, उसमें टेंशन करने का नहीं, बल्कि अगर तुम्हें उससे भी अच्छा कोई चार्ट मिले तो मेरे को भेज देना, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। ठीक है ना। तो एनी हाउ, अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ये खुद ही भेज दें यहां से, और अगर आपको कोई अच्छा मिले तो मेरे को जरूर भेजना बेटा। ठीक, आई विल एनरिच माय व्हाट यू कैन से नोट्स विद दैट। तो एनी हाउ, अब हम बात करेंगे कि अगर हमें ओर में से मेटल को निकालना है, जो प्रोसेस हमारे यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। तो अगली बात आ गई मेटलर्जी की। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी आर प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस, processes or operations by which metals and elements can be extracted out from its ores। ठीक, ठीक, अपने ओर से जो एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक, इकोनॉमिकली एंड बेनिफिशियली, दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। जो भी प्रोसेस और ऑपरेशन होते हैं किसी और से एलिमेंट को बाहर निकालने के, उसको अपन मेटलर्जी बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर में मेटलर्जी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम मेटलर्जी की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो मेटलर्जी के कुछ स्टेप्स होते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स इन ऑल। ठीक, स्टेप्स इन मेटलर्जी, देखिए स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास, पहला स्टेप जिसको अपन बोलते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर।
ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर। सबसे पहले हम लोग जो ओर हमें दिया जाता है उसको क्रश और ग्राइंड करते हैं। क्यों करते हैं क्रश एंड ग्राइंड? ताकि सरफेस एरिया ओर का बढ़ जाए, ओर का सरफेस एरिया बढ़ जाए अगर वो सॉलिड है। हाँ, अगर सॉलिड नहीं है तो बात अलग है, लेकिन जहां पे ओर सॉलिड होगा हम उसको पहले क्रश एंड ग्राइंड करेंगे ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। जैसा कि आपने काइनेटिक्स में पढ़ा था, मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन क्विक हो जाएंगे, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस का अंग्रेजी नाम होता है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन। तो अगर तुमसे पूछे व्हाट इज पल्वराइजेशन, अरे बोलना यार उल्लू मत बनाओ, ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर का अंग्रेजी नाम है। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज टू बी फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी। आफ्टर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जो होता है इसको हम बड़े नामों से पुकारते हैं, जैसे ओर कॉन्सेंट्रेशन। ओर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इसको बोल देते हैं ओर ड्रेसिंग। ओर ड्रेसिंग, ठीक, या फिर बोल देते हैं ओर बेनिफिकेशन। ओर बेनिफिकेशन, ठीक, मतलब मैक्सिमम अर्धी इंप्यूरिटीज को, मैट्रिक्स को निकाल देना। मैक्सिमम अर्धी इंप्यूरिटीज और मैट्रिक्स को निकाल देना और ओर की कंसंट्रेशन ज्यादा कर देना, इंप्यूरिटीज की कंसंट्रेशन कम कर देना। इसको अपन बोलते हैं ओर कंसंट्रेशन, या फिर ओर ड्रेसिंग, और या फिर ओर बेनिफिकेशन, कुछ भी बोल लो। इसमें बड़े सारे स्टेप्स लगते हैं, कई ओर के हिसाब से हम अलग अलग स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं। देयर आर डिफरेंट ओर्स, वी हैव डिफरेंट स्टेप्स टू दैट। क्लियर? अब उसके बाद क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद, उसके बाद हमने ओर की कंसंट्रेशन की। ओर की कंसंट्रेशन के बाद तीसरा स्टेप जो हमारे पास होता है, जो जनरली हम कर देते हैं, दैट चेंजिंग इनटू ऑक्साइड। चेंजिंग इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड्स में चेंज कर देना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। हम ऑक्साइड में क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड्स आर इजीली रिड्यूसिबल। ऑक्साइड से एलिमेंट को निकालना बहुत इजी होता है, वो इजीली रिड्यूसिबल होते हैं ऑक्साइड्स, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बड़ी आसानी से ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं, फिर उससे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक, तो क्या होगा कि ऑक्साइड्स आर इजीली रिड्यूसिबल, तो हम चेंज करते हैं ऑक्साइड्स में। बट जो हमारे ओर्स होते हैं ना, जनरली दे आर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। तो अगर वो ऑलरेडी ऑक्साइड है तो ऑक्साइड में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर वो कार्बोनेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, तो वी जनरली चेंज देम इनटू ऑक्साइड्स व्हिच कैन बी इजीली रिड्यूसिबल। ये तीसरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद ऑक्साइड में चेंज करने के बाद जो चौथा प्रोसेस, इसके भी कई सारे तरीके होते हैं। जो चौथा प्रोसेस हमारे पास होता है, चौथा स्टेप हमारे पास होता है, चौथा स्टेप हमारे पास होता है रिडक्शन इनटू मेटल। अब हमने ऑक्साइड तो बना लिया, ऑक्साइड बनाने के बाद हम क्या करते हैं, रिडक्शन इनटू मेटल। हमने मेटल में रिडक्शन कर देनी है। हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को अलग कर देना है, यानी इसको रिड्यूस कर देना ऑक्साइड को। ऑक्साइड रिड्यूस होते ही मेटल अलग से आ जाएगा, तो यहां से रिडक्शन इनटू मेटल, मेटल को हमने बाहर निकाल लिया। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ओर में से एलिमेंट। रिडक्शन इनटू एलिमेंट बोल लो, बल्कि मेटल छोड़ के ना यहाँ पे एलिमेंट बोल लो। बार बार मैं मेटल इसलिए बोल देता हूं क्योंकि जनरली हम ना मेटलर्जी का प्रोसेस मेटल के लिए ज्यादा करते हैं। नॉन मेटल तो वैसे भी बड़ी इजीली मिल जाते हैं हमारे, ठीक, वो जनरल रिएक्शन से सेपरेट हो जाते हैं। बट एनीहाउ ये सारे प्रोसेस हम कर ही रहे हैं। उसका रिडक्शन इनटू एलिमेंट के बाद, अब एलिमेंट तो मिल गया, पर एलिमेंट में अभी भी कुछ इंप्यूरिटीज की पॉसिबिलिटी रह जाती है। क्यों रह जाती है? ये जो प्रोसेस रास्ते में हुए, जैसे ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड को अपन ने रिड्यूस कर दिया, पर रिड्यूस किस चीज का किया होगा? जैसे मान लो कार्बन के साथ रिड्यूस कर दिया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ जुड़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, उड़ी उड़ी हो गई।
और एलिमेंट फ्री रह गया, पर ऐसा भी तो हो सकता है कुछ कोक का पाउडर रह जाए, तो जो मेटल होगा उसमें कोक रह जाएगा, कार्बन रह जाएगा। जैसे आयरन जो होता है ना, आयरन को ऑक्साइड से निकाला जाता है, हीमाटाइट, मैग्नेटाइट, कई तरह के इसके और होते हैं, उससे निकालते हैं और उसकी रिडक्शन कार्बन से करते हैं। जब कार्बन से रिडक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है, आयरन रह जाता है, लेकिन उस आयरन के अंदर कार्बन का कंटेंट रहता है और उसी कार्बन कंटेंट के हिसाब से आयरन की प्योरिटी देखी जाती है। आयरन कई तरह का होता है, ठीक है, सबसे इम्प्योर आयरन पिग आयरन, ठीक, इम्प्योर आयरन पिग आयरन या कास्ट आयरन, ठीक, और सबसे प्योरेस्ट रॉट आयरन, यानी जिसमें कार्बन का कंटेंट सबसे कम है वो रॉट आयरन होता है, और जिसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा है वो कास्ट आयरन होता है। इस तरह से अलग अलग प्योरिटीज, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग परसेंटेज ऑफ प्योरिटी आ सकती है ड्यू टू द प्रोसेस विच इज रिडक्शन। इसलिए हमें एलिमेंट को अगर अल्ट्रा प्योर बनाना है तो हमें करनी होगी पांचवा स्टेप, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ एलिमेंट। तो फिफ्थ स्टेप हमारे पास होता है रिफाइनिंग ऑफ एलिमेंट, रिफाइनिंग ऑफ एलिमेंट। तो ये 5 स्टेप में बेटे हमारी मेटलर्जी चलती है। सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, फिर ओवर कंसंट्रेशन, फिर चेंजिंग इनटू ऑक्साइड, फिर रिडक्शन इनटू एलिमेंट एंड फिर रिफाइनिंग ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को रिफाइन करेंगे तो हमारे पास प्योर एलिमेंट आ जाएगा। ये 5 स्टेप्स हैं हमारी मेटलर्जी के, और इन स्टेप्स के आगे फर्दर स्टेप्स होंगे कि ये करेंगे कैसे कैसे, और इसी की डिटेल स्टडी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम प्रोसेसेस जानेंगे, ये प्रोसेस कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, किस किस चीज को यूज किया जा सकता है, कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे। बट इसी के साथ साथ बेटे हम कुछ और चीजें भी पढ़ना चाहेंगे। इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी भी पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो हम बना रहे हैं ना भैया, तो इसका थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे कि भैया कैसे होता होगा, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी पढ़ेंगे हम, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी के साथ साथ और बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ एलिमेंट की स्पेसिफिकली हमारे पास दी है यहाँ पे मेटलर्जी, उसमें से 1-2 मैं करवाऊंगा और एक तुमसे करवाऊंगा, और तुमसे वो करवाऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, ठीक, जिसके पेपर में क्वेश्चन आते होंगे वो तुम करके दिखाएंगे मेरे, ठीक है। इजी वाली चीजें सर करेंगे, डिफिकल्ट वाली चीजें मेरे बच्चे करेंगे, ठीक है ना भाई, क्यों, ऐसे ही होना चाहिए। तो चलिए लेट मी डिस्कस मेटलर्जी इन डिटेल, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ठीक। तो मेटलर्जी को अपन डिटेल में करने लग रहे हैं। तो जब हम डिटेल में मेटलर्जी को करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, स्टेप वाइज चलेंगे बेटा। तो सबसे पहला स्टेप हम ले रहे हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, देखो यहां पर सबसे पहला पल्वराइजेशन। सर जो दूसरा स्टेप आपने लिखा है वो सबका नाम ही है, सबके सेम चीज है हर एक स्टेप उसमें? अभी तो कुछ करवाए नहीं यार, मतलब ऐसा है कि कभी ऐसा भी तो हो जाता है कि अभी तो करवाया ही कुछ नहीं, तो अभी से ही आप शुरू हो गए हैं मेरे दोस्त, ठीक। तो थोड़ा सा सांस ले लो, है ना, लंबी लंबी सांसें भरो, अभी आ जाएगा सब कुछ, ठीक। तो अब हमारे पास इसमें हम सारे स्टेप्स को बारी बारी पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर, ये पहला स्टेप हम कर रहे हैं, यानी वी आर डूइंग पल्वराइजेशन। तो पहला स्टेप है हमारे पास स्टेप 1, ठीक, जिसको हमने नाम दिया, अंग्रेजी में बोला पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन, देखो जी, पल्वराइजेशन जो है ये होती है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर, ऑफ एन ओर। ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्तों, इसमें अगर ओर सॉलिड होगा तभी क्रश ग्राइंड करेंगे ना मेरे भाई, लिक्विड फॉर्म में होगा तब थोड़ी क्रश ग्राइंड करेंगे, ठीक। तो पहली बात है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर। ये किया जाता है
to increase the surface area, to increase the surface area, to increase the surface area, so that reaction becomes somewhat quick, रिएक्शन थोड़े फास्ट हो जाए, उसके लिए पॉलराइजेशन करते हैं। पॉलराइजेशन के दो पर्टिकुलर मेथड होते हैं मेरे दोस्तों, पॉलराइजेशन के दो पर्टिकुलर मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड पॉलराइजेशन का हमारे पास जो हुआ करता है, जिसको हम बोलते हैं बॉल मिल मेथड, बॉल मिल मेथड, ठीक है। और दूसरा मेथड जो हमारे पास हुआ करता है उसको बोलते हैं स्टैंप मिल मेथड, स्टैंप मिल मेथड। अरे भैया इसमें क्या दिक्कत है, दो तरह के ही तो है, बॉल मिल यानी चक्की है ना, चक्की में पीस लो, स्टैंप मिल, ठीक, वो होता नहीं है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओखली या मूसल, है ना, बोलते ओखली में सर दिया तो मूसल से डरना क्या, है ना। तो मतलब अब मेडिकल नॉन मेडिकल ले लिया तो फिर अश्विनी सर से घबराना क्या, क्यों जी, वो तो कूटेंगे, ठीक। तो ऐसे ही हमारे पास एक ओखली होती है, उसमें सामान डाला तो अब बड़ी ओखली ले लेंगे भाई। तो यानी बॉल मिल मेथड में चक्की मेथड, यानी ऐसे दो बॉल्स होंगी, ये एक बॉल हो गई, ये दूसरी बॉल होगी भाई, ये एक दूसरे के ऊपर ऊपर होंगी, और जिसको हम पार्ट बोलते हैं ना हिंदी में, चक्की के पार्ट। तो यहां पे हमने अपना ओर डाला, ठीक है जी, यहां ऊपर से ओर डाला, तो ये गया इसके अंदर ओर, ठीक है जी। अब ये जो दो पार्ट हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक दूसरे से ऑपोजिट मूव करेंगे लगातार, दो पार्ट चक्की के ऐसे करके। उससे क्या होगा कि जो और यहां से डाल रहे हैं, बड़ा बड़ा डाला, पत्थर बड़े बड़े डाले थे, यहाँ पे क्रश हो गया और क्रश होके बाहर आया यहाँ पर क्रस्ट ओर, तो ऐसे क्रस्ट ओर बाहर आ गया मेरे दोस्तों, सिंपल बात है, ठीक। ऐसे ही अगर स्टैंप मिल मेथड लेंगे तो ऐसे बड़े बड़े से हमारे पास कंटेनर होंगे, इस कंटेनर के अंदर हम इस तरह के चीजों को डालेंगे। जो यहाँ नीचे हमने क्या रखा, यहाँ नीचे हमने ओर रख दिया, बड़ा बड़ा ओर था, अब ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है जी, ठक ठक ठक, और ये टूटता चला जाएगा। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर हो गई। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात मेरे को नजर नहीं आती जो आपको मेरे को समझानी हो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू, ठीक। तो ये हो गया बेटे हमारे पास पल्वराइजेशन, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर, ठीक, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। फर्स्ट स्टेप हो गया। दो मेथड है, बॉल मिल मेथड और यू कैन से स्टैंप मिल मेथड। तो इसके डायग्राम से समझ में आ जाता है, पेपर में कुछ आना नहीं, सिर्फ एक ही चीज आनी है कि क्यों किया जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ स्टेप 2 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप 2। तो चलिए स्टेप 2 की तरफ चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टेप 2, स्टेप 2 को मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास स्टेप 2 होता है ओर कंसंट्रेशन, ओर कंसंट्रेशन, ठीक, या मैंने इसको कहा कि ओर ड्रेसिंग बोलते हैं, ओर ड्रेसिंग भी इसी को बोलते हैं, और या मैंने कहा कि ओर बेनिफिकेशन भी इसी चीज को बोलते हैं, ओर बेनिफिकेशन भी इसी चीज को कहा करते हैं। इसको हम बोलेंगे क्या कि रिमूविंग मैक्सिमम ऑफ, रिमूविंग मैक्सिमम ऑफ इम्प्योरिटीज या मैट्रिक्स, रिमूविंग मैक्सिमम ऑफ मैट्रिक, मैट्रिक्स से स्पेलिंग देखिए नए तरह के, GANGUE मैट्रिक्स, है ना। तो रिमूविंग मैक्सिमम ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम द ओर, ठीक, इसको ओर कंसंट्रेशन बोलते हैं। देयर आर मैनी मेथड्स टू दिस,
तो हम सारे मेथड बारी बारी डिस्कस करना चाहेंगे ताकि हमारे को हर चीज के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत हमारे को रहनी ही नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो भैया, सबसे पहला हमारे पास इसमें आएगा, सबसे पहला मेथड हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, ये सबसे सिंपल, सबसे पहला मेथड हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब सेपरेटिंग आउट विद हैंड्स। सेपरेटिंग आउट विद हैंड्स। जस्ट बेटा एक सेकेंड मुझे दोगे? ओके, सो हैंड पिकिंग मैंने बोला कि बेले आदमियों का काम होता है बेटे। हैंड पिकिंग में क्या होता है? व्हेन देयर इज अ विजिबल डिफरेंस, व्हेन देयर इज अ विजिबल डिफरेंस, visible difference between ore particles and when there is a visible difference between the ore particles and matrix, जब मैट्रिक्स और ओर पार्टिकल्स में कोई विजिबल सा डिफरेंस हमारे को समझ में आता है, ठीक, तो हम क्या करते हैं? हैंड पिकिंग कर लेते हैं। जैसे चावल चुनती होंगी मम्मा, ठीक है, दाल चुनती होंगी मम्मा, तो विजिबल डिफरेंस है बिटवीन गंद और चावल में। उसी तरह से ओर और मैट्रिक्स के अंदर अगर विजिबल डिफरेंस हमें दिखाई देता है तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं बेटा? तो हम करते हैं हैंड पिकिंग। तो ऐसे हैंड पिकिंग पहली बात हमारे पास यूज हो। क्लियर? पर इट इज लेबोरियस प्रोसेस, बहुत मेहनत वाला काम है। आजकल टाइम किसके पास है मेहनत का भाई? तो आजकल ये मेथड थोड़ा कम यूज होता है, ठीक, क्योंकि लेबोरियस है। तो हैंड पिकिंग के बाद जो दूसरा मेथड हमारे पास आता है, which is actually nowadays are used very much, ठीक, दूसरा मेथड हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन। Now, ग्रेविटी सेपरेशन की जहां तक बात करें, इंपॉर्टेंट ग्रेविटी सेपरेशन, बेटा ग्रेविटी सेपरेशन को ना अपन लोग लेविगेशन भी बोल देते हैं। दिस ऑल्सो कॉल्ड एज लेविगेशन। ठीक है जी, ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन। लेविगेशन आगे बताऊंगा, लेविगेशन को अलग से भी, ठीक। तो ग्रेविटी सेपरेशन लेविगेशन तब होती है when there is a difference, when there is a difference between densities of ore and matrix। अगर ore और मैट्रिक्स इसमें बेटे हमारे पास, अभी लेविगेशन हम अभी काट देते, तो लेविगेशन एक स्पेसिफिक मेथड है। अभी सिर्फ ग्रेविटी सेपरेशन समझा देता हूं। तो ग्रेविटी सेपरेशन जो है, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेंसिटीज ऑफ ओर एंड मैट्रिक्स, एक चीज भारी हो एक चीज हल्की हो, ठीक। वो मम्मी प्रथम आजकल गांव में होगा, मेरा दोस्त है हमीरपुर में, या कहाँ का रहने वाला है? कांगड़ा का ना? बिलासपुर सर। बिलासपुर, ओके। तो बेटा वहां इंटीरियर में लोग ना चावल जब वो छज में ऐसे करके छीलते है ना, तो क्या जो लाइटर इंप्योरिटीज होती है वो बाहर निकल जाती है, हैवियर चीजें रह जाती है। ऐसे अगर और यू कैन से हमारे मैट्रिक्स में डेंसिटी का डिफरेंस हो, एक चीज भारी हो एक चीज हल्की हो, तो हम ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन के दो तरीके होते हैं बेटा। एक होता है रोलर मिल मेथड। रोलर मिल मेथड ग्रेविटी सेपरेशन में पहला हो गया रोलर मिल मेथड। रोलर मिल मेथड में हम क्या करते हैं? देखो बेटा, इसमें आधी बातें ना डायग्राम्स में हो जानी है, ठीक, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं आप खुद बना सकते हैं, आधी बातें डायग्राम्स में हो जाएंगी। तो इसमें क्या कि जैसे एक ये रोलर लिया जी, एक दूसरा रोलर ये ले लिया जी, और इन रोलर्स के ऊपर आपने एक बेल्ट चढ़ा दी, ठीक, ऐसे करके एक बेल्ट चढ़ा दी, ठीक।
और इसको हमने ऐसे करके स्टैंड पे लगा दिया। अब बेटा ये रोलर जो है वो मूव करेंगे लाइक यू, ठीक, ये रोलर मूव करने लगे भाई, ठीक है। जब ये रोलर मूव करेंगे हम क्या करेंगे, यहां पर ऊपर क्रस्ट एंड ग्राइंड ओर डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। यहां से हमने डाला क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर, यहां पे क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर, ठीक है जी। ये यहां पे आया और देखो क्रस्ट और ग्राइंड ओर, ये इस बेल्ट के साथ, बिकॉज these are moving, so belt will be moving, belt is moving, so ore will be moving over here, ठीक है दोस्तों। ये और इस साइड को मूव करना शुरू कर देगा बेल्ट के साथ साथ, क्योंकि बेल्ट भी इस साइड को मूव करेगी। अब जैसे ये मूव करेगा तो यहां पर ये आएगा भाई। अब जो हल्की चीज होगी वो हवा के साथ आगे जाके गिरेगी, तो एक यहां पे बन गया ही, ये लाइटर है, ये लाइटर चीज है, यानी अगर इंप्योरिटीज लाइटर हुई तो वो आगे जाके गिरेगी, जनरली इंप्योरिटी लाइटर होती है यहाँ पर, और अगर और लाइटर हुआ तो वो आगे जाके गिरेगा, और दूसरा ढेर यहां पे आके बनेगा जो हैवियर होगा। व्हाटएवर इज हैवियर, भले ही और इज हैवियर और भले ही इंप्योरिटीज आर हैवियर, तो बेटा ये हैवियर पार्टिकल्स पीछे, ठीक, और लाइटर पार्टिकल आगे, लाइटर पार्टिकल्स को हवा ले जाएगी आगे, समझ रहे हैं। तो लाइटर पार्टिकल्स आगे और हैवियर पार्टिकल पीछे। जनरली इंप्योरिटीज लाइटर होती है वो आगे और हैवियर और पीछे, दो अलग अलग हमारे पास क्या बन जाएंगे बेटा, ढेर बन जाएंगे। तो यहां से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली यहां से बेटे अपन रोलर मिल मेथड यूज करके ग्रेविटी सेपरेशन, यानी बेस्ड ऑन डेंसिटीज, पर बेटे इसमें ना मिक्सिंग फिर भी हो सकती है, सो इट इज नॉट अ वेरी वेरी गुड मेथड, बट पहले ऐसे यूज होता था। आजकल जो हम यूज करते हैं, आजकल बेटे यूज किया जाता है लेविगेशन, लेविगेशन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, लेविगेशन। लेविगेशन जो होती है इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहा जाता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग यानी वाटर के साथ वॉश करना, ठीक, वाटर के साथ वॉश करना। इसके दो तरह के हमारे पास व्हाट यू कैन से तरीके हो सकते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग के। एक होता है हाइड्रोलिक क्लासिफायर और दूसरा होता है बिफली टेबल, ठीक, दो है हमारे पास, एक हाइड्रोलिक क्लासिफायर, हाइड्रोलिक क्लासिफायर, और दूसरा होता है बिफलीज टेबल, बिफलीज टेबल। एक ये दो तरह से, इसको बिफली वॉशिंग भी बोलते हैं, इसको हाइड्रोलिक क्लासिफायर को जनरली लेविगेशन इसी को बोलते हैं, ठीक। इसमें कुछ भी नहीं, हमने क्या किया, इस तरह का एक क्लासिफायर होता, ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इजी बहुत है, ठीक। ये हो गया, यहां पर इस तरह से, ठीक, थोड़ा डायग्राम जो होता है वो प्रॉपरली बन जाएगा तो आसान रहेगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास, इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूं, ठीक। बेटा यहां से हम पाउडर और ग्राउंड ओर जो होता है वो डाल देते हैं, पाउडर एंड क्रस्ट ओर वो हमने यहां से डाल दिया, ठीक है जी। ये आया यहां पर पाउडर और या क्रस्ट और ग्राउंड ओर, क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर, ठीक। बेसिकली यहां पे हम ओर की सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन का मतलब कि हम इसमें कोई वाटर या कोई ऐसी चीज डालेंगे, ठीक है जी, तो हमने यहां से वाटर का जेट मारा,
ठीक, ये है जी। यहां से हमने वाटर का मारना है जेट, ये लो गया वाटर, तो ऑब्वियसली यहां से बुलबुले वाटर निकल रहा होगा, ठीक है। अब वाटर के साथ क्या होगा, जो हल्की इंप्यूरिटीज होंगी वो वाटर में ऊपर ऊपर रहेंगी, यहां तक वाटर पूरा इकट्ठा हो जाएगा दोस्त। तो हल्की इंप्यूरिटीज उनमें तैरती रहेंगी, और जो भारी ओर होगा वो नीचे बैठ जाएगा भाई, भारी ओर नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला टैपिंग होल, इसको बोलते हैं टैपिंग होल, यहां से हमारा कंसंट्रेटेड ओर नीचे आ जाएगा, कंसंट्रेटेड ओर, और जो इंप्यूरिटीज हैं, ठीक, वो वाटर में ऊपर ऊपर रहेंगी, लाइटर रहेंगी। अगर ये मिक्स भी हो गई तो वाटर में मिक्सअप हो जाएगी भाई, ठीक, तो वो ऊपर रहेंगी, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड ओर नीचे बैठ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा, क्योंकि वो हैवियर है इसलिए वो नीचे आएगा, और वाटर के ऊपर लाइटर चीज ऊपर ऊपर ही रहेगी। ये हमारा हाइड्रोलिक क्लासिफायर है बेटा। लेकिन एक इससे आसान तरीका अभी हमने खोज लिया है, विफली टेबल। विफली टेबल में क्या होता है, इस तरह का एक टेबल होता है, समझिएगा ऐसे करके, ठीक है बच्चों। यहां पर इसमें रिफल्स या फिर क्लीट्स लगे रहते हैं, these are called as riffles और cleats, रिफल्स और यहां फिर इसको क्लीट्स का नाम देते हैं, ये डंडे से। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर लेता हूं थोड़ा सा से, ऐसे करके ना, एक ये इंक वाला डब्बा भाई, इसको मत देखना, ऐसे करके देखना, ऐसे करके टेबल है डाउनवर्ड, और उसमें ऐसे करके बीच में एक रिफल, फिर दूसरा रिफल, ऐसे करके नीचे तीसरा रिफल, ऐसे रिफल्स लगे होंगे, समझ रहे हैं। ऊपर से ये टेबल नीचे को स्लांटिंग टेबल है, ठीक, तो इसको बोलते हैं स्लांटिंग हर्थ। ये जो विफली टेबल है इसकी ये जो है इसको बोलेंगे स्लांटिंग हर्थ, ठीक है जी, ये स्लांटिंग हर्थ है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमने यहां पे क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर ऊपर डाल दिया, ठीक है दोस्तों, क्या किया गया, क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर यहां डाल दिया, ये लो, ठीक, थोड़ा मैं इसको दूसरे रंग से शो कर देता हूं, ये क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर है, ठीक, विफली टेबल के ऊपर वाले पार्ट पे हमने क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर डाल दिया, ये ठीक। अब हमने इसमें जेट मारा पानी का, यहां पे आपने वाटर का जेट मारना है, ठीक, वाटर है ना, ये हमने यहां पे जेट मारा वाटर का, ठीक है जी। अब वाटर यहां से आगे जाएगा ऑब्वियसली, ठीक, आगे जाएगा ऑब्वियसली, तो जो लाइटर इंप्यूरिटीज होंगी वो वाटर के साथ मिक्स होती रहेंगी, लाइटर इंप्यूरिटीज वाटर के साथ यहां जाती रहेंगी, यहां से वाटर बाहर आएगा विद द लाइटर इंप्यूरिटीज, यहां पे वाटर विद लाइटर इंप्यूरिटीज, इंप्योरिटीज वो यहां से बाहर आ जाएगा। और अगर ये क्लीट्स लगाने का फायदा ये होगा, अगर थोड़ा बहुत और आगे चला भी गया वाटर के साथ, जब वाटर का जेट मारेंगे, स्लोली जेट मारेंगे पूरा का पूरा, जब वाटर का जेट मारेंगे बेटा, तो कुछ अगर वो आगे और चला भी गया तो वो अगली क्लीट में जाके फंस जाएगा। ऐसे एक दो क्लीट्स ना होंगी, बड़ी सारी क्लीट्स होंगी, तो अगर थोड़ा बहुत वो आगे चला भी जाता है तो अगली क्लीट में जाके फंस जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा तो अगली क्लीट में जाके फंस जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो यहां ऐसे करके ये क्लीट्स के पास पास कोर जो हैवियर है इकट्ठा हो जाएगा और वाटर लाइटर इंप्यूरिटीज को बहा करके बाहर ले जाएगा। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन। ठीक, वाटर के साथ वॉश करना, ठीक, लेविगेशन, या लिख सकते हैं कि जब हम वाटर डालते हैं तो उसका वाटर के साथ जो वॉश होना है उसको लेविगेशन बोलते हैं। इसमें
इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ ओर एंड मैट्रिक्स, यानी एक चीज भारी एक चीज हल्की होनी जरूरी होती है। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी कि ग्रेविटी सेपरेशन कैसे की जाती है, हाइड्रोलिक वॉशिंग कैसे की जाती है। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है नहीं। अब चलते तीसरा फिनोमिना, ठीक, स्टेप 2 का ही तीसरा फिनोमिना। ठीक, स्क्रीनशॉट खींचना खींच लो, लिखना लिख लो, क्विकली करो जरा बस। सर विफली टेबल तो तभी एप्लीकेबल है जब दोनों में से एक सॉल्युबल हो। ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने नहीं बोला, सॉल्युबिलिटी की तो बात ही नहीं की यहाँ। जरूरी है वाटर का सॉल्युबल चीज ही आगे जाएगी, इनसॉल्युबल भी जा सकती है, लाइटर होनी चाहिए, वाटर के सरफेस पे चल जाएगी। सर फिर वो रुक जाएंगी रिफल से, लीड से। क्या? अगर इनसॉल्युबल हुई सर फिर वो लीड से रुकी अरे मेरे भाई, पानी तो उसको आगे लेके ही जाएगा ना, पानी के सरफेस पे जाएगी वो लगातार। पानी यार, चावल धोते नहीं हो घर पे यार, है भाई? नहीं समझ गया सर कैसे। चावल को जब छानते हो, ठीक, धोने के बाद उसमें पानी डाल के तो उसकी मिट्टी विट्टी पानी के ऊपर चल जाती, तो कहीं सॉल्युबल चीज होती है, नहीं भी होती, वो ऊपर ऊपर रह जाती, पानी के साथ सरफेस का चले जाती है, चावल नीचे रह जाते हैं। सेम तरीका है यार। यस सर। बोलो जी, क्लियर हो गया? ये सारा मिटा दूं? यस सर। यस सर। ओके, तो ये तो था बेटा हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक, अब अगला चलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन की तरफ। अगला है मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा इसका पार्ट आ गया मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, देखो जी, मैग्नेटिक सेपरेशन हो कब सकती है? when there is a difference in the magnetic properties of ore and matrix, है ना? when there is a difference between magnetic properties of ore and मैट्रिक्स। देख लो, सर ने आज मैट्रिक्स के नए स्पेलिंग समझाए तुम्हारे, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे टिन स्टोन जो होता है, टिन स्टोन में बेटा आयरन और मैंगनीज की इंप्योरिटी होती है, वोल्फ्राइट बोलते हैं उसको। ठीक, आयरन का जो इंप्योरिटी होता है, ठीक, वोल्फ्रामाइट, रादर नॉट वोल्फ्रामाइट इंप्योरिटी होती है। ठीक, किसकी? टंगस्टन की, टंगस्टन का ऑक्साइड होता है। तो जैसे टिन स्टोन होता है, तो टिन स्टोन में, टिन स्टोन हो गया SnO2, टिन स्टोन बोलेंगे इसको, ठीक है जी? इसमें इंप्योरिटी आयरन के टंगस्टन के साथ ऑक्साइड या मैंगनीज का टंगस्टन के साथ ऑक्साइड FeWO4, या फिर इसी तरह से मैंगनीज का। तो इसमें आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का फर्क होता है, दिस इज डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो एक काम कर सकते हैं कि किसी बेले आदमी को तुम्हारे में से पकड़ते हैं, उसको हाथ में मैग्नेट पकड़ा देते, बोल चल ऊपर, है ना? नीचे क्रश एंड ग्राइंड और बिछा दिया, बोले चल बेटे ऊपर, और तुम चले हुए हो, तो वो जो मेटल है, जो मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक चीज चिपक जाएगी। ठीक, पर से तुम्हारी पीठ टूट जाएगी ना धीरे धीरे, वो भारी होता जाएगा। तो मैंने एक आसान तरीका निकाला, मैंने कहा कि इसमें हम रोलर मिल मेथड ले लेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन में। हमने क्या किया, रोलर्स ले लिए, ये लिए रोलर्स, ठीक है? और रोलर के ऊपर वैसे ही बेल्ट लगा दी मेरे दोस्त, जैसे पहले लगाई थी मैंने, वैसे ही बेल्ट लगा दी, ठीक है जी? बट एक काम किया हमने, काम क्या कर दिया कि अब जो अगले वाला रोलर है, ठीक है, ये वाला रोलर, उसको बेटे मैग्नेट का बना दिया, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस का बना दिया दोस्त।
इसका बना दिया मैग्नेटिक सब्सटेंस का। और यहां पे हमने डाला क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर। लो यहां पे फेंका क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर। ठीक है जी। अब क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर अगेन ऐसे ही आगे जाएगा दोस्तों। ठीक, जब ये आपके रोलर्स मूव करेंगे ऐसे करके तो ये आगे जाएगा। तो जो आपकी नॉन मैग्नेटिक चीज होगी, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी, वो कहीं आगे जाके गिरेगी यार। ठीक है, ये ढेर मैंने अलग से ले लिया। ये नॉन मैग्नेटिक चीज का था। किसका था? नॉन मैग्नेटिक। ठीक, और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो इसका चिपका हुआ रहेगा मेरे दोस्त, वो इसका चिपका हुआ रहेगा और यहां पे आके गिरेगा। तो यहां जो ढेर लगा वो मैग्नेटिक का लगा भाई, तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। ठीक, तो ऐसे करके आप नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग और मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज टू मैग्नेटिक सेपरेशन। इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन। बेटे आजकल ना इसमें हम एक और चीज कर दिए हैं जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन। उसमें इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं। तरीका वही होता है, बट एनी हाउ ये है मैग्नेटिक सेपरेशन। सिर्फ इतने तक रखें। तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो है दैट डिफरेंस होती कब है? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड मैट्रिक्स। ठीक, क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर को आपने एक यू कैन से बेल्ट के ऊपर फेंका जो दो रोलर्स के ऊपर लगी हुई है। एक रोलर मैग्नेट का बनाया, दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, और क्या हो रहा है, जो नॉन मैग्नेटिक है वो आगे गिर रहा है, मैग्नेटिक पीछे गिर रहा है। ऐसे करके हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. No, sir. Now coming towards the most important method of this whole ore concentration. ये 2000% पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, और इसी के ऊपर कंपटीशन में भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने का। अगला मेथड पढ़ा रहा हूं तुम्हें मैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसी का अगला मेथड। ठीक, फोर्थ मेथड। तो फोर्थ मेथड यहां पे फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ यानी झाग, फ्लोटेशन यानी फ्लो करवाना, झाग को फ्लो करवाना, फ्रॉथ फ्लोटेशन। ठीक है जी। देखो बेटा, फ्रॉथ फ्लोटेशन का जो प्रिंसिपल है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। When there is a difference, when there is a difference in the wetting quality of ore and matrix, जब हमारे पास वेटिंग क्वालिटी का डिफरेंस हो। सर अब ये वेटिंग क्वालिटी बोल दिया, पता नहीं क्या चीज होती है। एक बात बताओ यार, अपन ने क्या किया, एक गत्ता लिया, गत्ते के ऊपर पानी डाला, वहीं पर एक वुडन प्लैंक दिया, उस पर पानी डाला, और एक स्टील प्लैंक लिया, उस पर पानी डाला। बोलो इसमें कौन सा पार्ट गीला हो जाएगा? सर गत्ता। गत्ता होगा, वो बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। जो लकड़ी होगी वो थोड़ी कम गीली होगी, पर हो तो सकती है। स्टील बिल्कुल गीला नहीं होगा, ऊपर से पोंछा मारा, साफ। दिस इज द डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटी। कि कोई चीज वाटर के साथ वेट हो सकती है, कोई चीज नहीं हो सकती।
इसी तरह से कोई चीज ऑयल से वेट होती है, कोई चीज नहीं होती है, ठीक। सो ये वेटिंग क्वालिटी का डिफरेंस होता है। अगर हमने सरफेस केमिस्ट्री पहले कर लिया होता तो मैं तुम्हें एक बात और बताता, इसको हम ये बोल सकते डिफरेंस इन द एड्सॉर्प्शन, ठीक। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन का फर्क है यहां पर बेसिकली। कोई चीज ज्यादा एड्सॉर्ब होती, कोई कम होती है, उसको हम हिंदी में बोल रहे हैं वेटिंग क्वालिटी। क्या बोल रहे हैं? वेटिंग क्वालिटी। एड्सॉर्प्शन का होता है सरफेस पे इकट्ठा हो जाना। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सरफेस पे इकट्ठा हो जाना, ठीक। और यहां हम बोल रहे हैं वेटिंग क्वालिटी, वही बात है, ठीक। दोनों एक ही बात होती है। डिफरेंस इन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन या फिर डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटी ऑफ ओर एंड मिनरल। ओर और मिनरल की वेटिंग क्वालिटी में डिफरेंस, ओर और मैट्रिक्स में, ओर और मैट्रिक्स में वेटिंग क्वालिटी में डिफरेंस होता है। इसमें जनरली हम लोग सल्फाइड ओर्स यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड जनरली फॉर सल्फाइड ओर्स, used generally for sulfide ores। जैसे बेटे हमारे पास जिंक सल्फाइड, कॉपर पायराइट, ठीक। ज्यादातर सल्फाइड्स इसी से किए जाते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है, इसमें किस में फ्लोटेशन लगा तो देख लेना भाई सल्फाइड होना चाहिए। सल्फाइड के लिए हम ये यूज करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए ये यूज होता है प्रीडोमिनेटली, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेफरेबली जो सल्फाइड ओर होता है, सल्फाइड ओर इज प्रेफरेबली वेटेड बाय ऑयल, preferably wetted by oil and impurities are wetted by water। ठीक। अब ध्यान देना प्लीज, हमने इस तरह का एक टैंक ले लिया, say we have taken a tank like this। इस टैंक में हमने ये भी ऐसा किया कि यहां एक पार्टीशन कर दिया, ठीक है। हमने यहां पहले तो ओर डाला, क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर। तो ये था क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर। और मैंने बोला किसके लिए है? सल्फाइड के लिए। उसके ऊपर बेटे मैंने यहां वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर डाल देना है, वाटर प्लस पाइन ऑयल। जनरली पाइन ऑयल यूज करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक। पर ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं। कई लोग इसमें हमारे पास यूज करते हैं व्हाट यू कैन से यूकलिप्टस ऑयल यूज कर लेते हैं, ठीक। ऑयल ही यूज करना है, फैटी एसिड यूज कर लेते हैं, और लार्ज स्केल पे डिटर्जेंट्स इवन आर यूज्ड, लार्ज स्केल पे डिटर्जेंट्स आर यूज्ड। समझ में आई मेरी बात? तो पाइन ऑयल या ये जो हमने डाला बेटा, दीज आर कॉल्ड एज कलेक्टर्स। क्या बोलते हैं? पाइन ऑयल या जो भी सल्फाइड ओर को इकट्ठा करता है या सल्फाइड ओर की इनहेंस करता है व्हाट यू कैन से वेटेबिलिटी, ठीक। तो यहां पे ये जो पाइन ऑयल है ये कलेक्टर कहलाता है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक। टेंशन नहीं लेने का, कलेक्टर क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक। तो हमने क्या किया, यहां पे एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लिया और यहां हमने कंप्रेस्ड एयर का जेट मारा, ठीक। एयर का जेट मारा, ठीक। जैसे यहां पे जेट मारेंगे यहां एयर आएगी, वो एकदम से ये सारा एजिटेट हो जाएगा। दिस मिक्सचर इज एजिटेटेड, एजिटेटेड समझते ना, ये पूरी तरह एजिटेट होना शुरू हो जाएगा। तो मिक्सचर गेट एजिटेटेड, एजिटेट करने से यहां पे झाग बननी शुरू हो जाएगी। सो फ्रॉथिंग टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे फ्रॉथिंग होनी शुरू हो गई,
बिकॉज ऑफ दिस एजिटेशन सरफेस पे फ्रॉथिंग शुरू हो गई ऑयल की। ठीक है दोस्तों, और जैसे झाग बनती ना मेरे भाई, करते हो ना कभी कभी ऐसे झाग बननी शुरू हो जाती है कॉफी वाली, है ना, तो वो जो है, वो जो आपके पास झाग बनी, फ्रॉथ बनी, उसको हम अगले कंटेनर में फ्लो करवा लेते हैं। ठीक, ये अगले कंटेनर में आ जाती है भाई, ये अगले कंटेनर में आ गई। ठीक, अब ग्रेजुअली क्या होगा, धीरे धीरे झाग बैठने लगेगी, इस झाग के अंदर सल्फाइड और होगा और इंप्यूरिटीज रह जाएंगी यहां पर, क्योंकि इंप्यूरिटीज आर वेटेबल बाय वाटर। और झाग किसकी बन रही है, पाइन ऑयल की। तो पाइन ऑयल जो है वो किसको वेट कर रहा है, सल्फाइड और को। तो यहां पर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा पाइन ऑयल, ठीक, प्लस दैट ऑफ सल्फाइड और, सल्फाइड ओ। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर ऐसे करके, ठीक, ये सारा फ्रॉथ को बिठा लिया यहां पर, यहां फ्रॉथ नीचे बैठ गई, ठीक, और ग्रेजुअली जो आपका सल्फाइड और है उसको यहां से कैपिंग होल से हमने बाहर निकाल लिया है, और इंप्यूरिटीज वो वाटर से वेटेड थी, वो वाटर वाले पार्ट में रह गई हैं। वो वाटर का थोड़ी झाग बनता है, झाग तो फैटी एसिड का बनेगा, पाइन ऑयल का बनेगा। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे करके हमारे पास इसमें हमने क्या किया, ऑयल को डाला, वाटर को डाला और ओर को डाला, उसमें हमने एयर का जेट मारा, एयर का जेट मारने से यहां पे क्या बना, ऑयल की झाग बन गई, फ्रॉथ बन गई। दैट फ्रॉथ इज कलेक्टेड इन अनदर कंटेनर एंड सेटल्ड डाउन। व्हेन इट सेटल्स डाउन द ओर सेपरेट्स आउट ऑफ दैट फ्रॉथ। तो ओर बाहर आ गया, पाइन ऑयल अलग हो गया भाई। पर इसमें सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कैन बी एडेड बेटे, बहुत सारी चीजें इसमें डाली जाती हैं। और ठीक है जी, जैसे सबसे पहली बात इसमें डाली जाती है कलेक्टर्स। ध्यान से देते रहना, कलेक्टर्स क्या होते हैं, कलेक्टर वो होते हैं which enhance the wettability of minerals। क्या बोलेंगे, which enhance the non wettability of mineral particles, यानी हम बोलेंगे which enhance the non wettability of sulfide ores with water। मतलब बेटा घर पे मम्मा कभी चावल बनाते होंगे, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, है, घर पे मम्मा कभी चावल बनाते होंगे, तो चावल जब बनाते कई बार ना चावलों में जख्खियां पड़ जाती है ना, यानी बिल्कुल चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो मम्मा क्या करती हैं, चावल बनाने से पहले उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देती है। ऑयल क्या करता है, उन चावलों के सरफेस पे आ जाता है, जिसकी वजह से चावल जो है वो वाटर से वेट नहीं होते और वो आपस में चिपकते नहीं। ठीक, देखा, बड़ा अच्छा टिप दिया तुम्हें। नूडल्स कभी बनाओगे ना घर पे, कभी बनाए हो नूडल्स, ठीक, वो मैगी वैगी नहीं, वैसे जो नूडल्स बनते हैं बाजार में, उसमें क्या किया जाता है, बॉईल करने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाला जाता है। क्यों, ऑयल उन नूडल्स के सरफेस पे आ जाएगा तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। सिमिलर फिनोमिना है कि सल्फाइड के सरफेस पे वो ऑयल आ जाता है, इसलिए वो वाटर से वेट नहीं हो पाता और झाग भी उसी की बन जाती है, सल्फाइड और की, विद दैट ऑफ ऑयल, वो अलग से सेपरेट हो जाता है। तो कलेक्टर जो होते हैं ये वाटर से वेटेबिलिटी को रोकते हैं, उसके सरफेस पे इकट्ठे होके वाटर से वेटेबिलिटी को, नॉन वेटेबिलिटी यानी कि वाटर से वेट ना हो उसको एनहेंस करेगा। तो कलेक्टर जो होते हैं, ठीक, वो क्या होंगे, विच एनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स बाय वाटर। ठीक, ये कौन कौन से हो सकते हैं बेटे, जनरली यहां पे हम यूज करते हैं पाइन ऑयल्स, पाइन ऑयल, कहा यूकलिप्टस ऑयल, सफेदे का तेल बोलते हैं इसको। यूकलिप्टस ऑयल थोड़ा महंगा होता है इसलिए जनरली यूज नहीं करते, बट यूकलिप्टस ऑयल, इवन ज़ैंथेट्स। ज़ैंथेट्स क्या होते हैं,
अरे भाई फैटी एसिड्स, डिटर्जेंट्स, ये कलेक्टर्स हैं। कलेक्टर के साथ साथ ये फ्रॉथ एकदम से बने, एकदम से बैठ जाए तो क्या होगा? तो क्या सेपरेट हो पाएगी? नहीं ना। अपने को फ्रॉथ स्टेबलाइजर भी चाहिए, तो दूसरी चीज डालते हैं फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स which stabilizes the froth, लास्ट लाइन which क्या लास्ट में क्या बोलो? लास्ट लाइन भी रिपीट कर दो, मेरा कनेक्शन कट Xanthates, ठीक। तो फ्रॉथ स्टेबलाइजर which stabilizes the froth, जो झाग को स्टेबलाइज करेगा फ्रॉथ स्टेबलाइजर कहलाते हैं। जैसे क्रिजोल्स, एल्कोहल्स होते क्रिजोल्स बेटा, फिनोल्स बेसिकली, ठीक, या एनिलीन, ठीक, एनिलीन हो गया, क्रिजोल हो गया, ये फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स होते हैं, ये झाग को स्टेबलाइज करते हैं बेटा, ठीक। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे करके हमारे पास इसमें फ्रॉथ स्टेबलाइजर होते हैं। Any doubt about this? सर ये एक बार आप दोबारा बता दो कि क्यों जरूरत पड़ती है फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स की? बेटा अदरवाइज फ्रॉथ एकदम से बैठ जाएगी तो क्या करोगे? क्या उसको फ्लो करवा पाओगे? नो सर। फिर इसमें कुछ कई बार हम डालते हैं एक्टिवेटर्स। क्या डालते हैं? एक्टिवेटर्स। Now what do you mean by activators? Activators are substances which are added to help the collector to stay attached. एक्टिवेटर जो है ये ऐसी चीजें होती हैं जो कलेक्टर को उसके साथ पार्टिकल के साथ और पार्टिकल जोड़े रखने में मदद करती है। कई बार ऐसा डालना पड़ता है। एक्टिवेटर जो होते हैं, ठीक, फ्रॉथ फ्लोटेशन में जनरली एक्टिवेटर वो होते हैं which enhance the clinging or you can say attachment of collector particles, ठीक, जो फ्लो करवाने उन पार्टिकल्स को जोड़े रखने में मदद करवाते हैं एक्टिवेटर्स। समझ में आ गई बेटे बात? जनरली सूटेबल एक्टिवेटर जो होता है वो होता है कि मतलब यू कैन से नॉन सल्फाइड ओर्स में भी डाल सकते हैं हम इसको, जरूरी नहीं सल्फाइड ओर्स में। एक्टिवेटर जब नॉन सल्फाइड ओर होता है तो एक्टिवेटर डालते हैं। वैसे तो सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, बट अगर नॉन सल्फाइड ओर हो तो एक्टिवेटर डालना पड़ता है, which starts यानी जो क्लिंग करने में मदद करता है हमारे पास। जैसे जिंक सल्फाइड में ना हम कॉपर सल्फेट एज एन एक्टिवेटर डाल देते हैं। क्या? कॉपर सल्फेट एज एन एक्टिवेटर। देखो ऐसे होता है, जिंक सल्फाइड प्लस दैट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज हियर एक्चुअली एन एक्टिवेटर। ये क्या करता है, इसका थोड़ा सा रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड बना देता है। क्या बना देता है? कॉपर सल्फाइड, CuS, और साथ में रह जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव। अब ये जिंक सल्फाइड का ओर था, ये उसका पार्टिकल था, और उसके आसपास ये कॉपर सल्फाइड इकट्ठा हो गया। ये कॉपर सल्फाइड किसके ऊपर परत चढ़ गई, ठीक, और ये बीच में क्या है? जिंक सल्फाइड। हमने ऐसा थोड़ी है भाई जितना जिंक सल्फाइड उतना ही कॉपर सल्फेट डाल दिया, थोड़ा सा डालना है। तो इसके आसपास फिल्म चढ़ जाएगी जिससे ये वाटर से वेट नहीं होगा बल्कि ऑयल के साथ या जो भी आपका कलेक्टर होगा उसका कलेक्टेड रहेगा। तो कई बार एक्टिवेटर डालना पड़ता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है बेटे, डिप्रेसेंट्स। आपको पूछा जाएगा डिप्रेसेंट क्या होते हैं। देखो बेटे, जब हम डिप्रेसेंट्स की बात करते हैं, कई बार हमारे पास एक सल्फाइड में दूसरे सल्फाइड की इंप्योरिटी होती है। कई बार हमारे पास एक सल्फाइड में दूसरे सल्फाइड की इंप्योरिटी होती है। जैसे बेटे अगर मैं लेड का सल्फाइड करना चाहता हूं, PbS, उसमें जिंक सल्फाइड की इंप्योरिटी होती है।
डिप्रेसेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको ऐड करने से वो एक सल्फाइड को जो इंप्योरिटी होती है उसका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, उसका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ताकि वो फ्रॉथ में ना जा पाए। तो डिप्रेसेंट जब लिखोगे तो आप बोलोगे ये अगर हमारे पास सल्फाइड और में किसी और सल्फाइड की इंप्योरिटी हो तो हम डिप्रेसेंट डालते हैं जो सल्फाइड इंप्योरिटी को सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देती है। ठीक, डिप्रेसेंट आर द substances which are used to check the froth formation of other sulfide impurity by making a soluble complex। ठीक, जैसे मैंने कहा कि ये जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, ठीक, अब इसमें ये और है लेड का और ये इंप्योरिटी है, तो हमने क्या किया इसके अंदर ना NaCN डाल देना है, सोडियम साइनाइड जो होगा ये यहां पे एक्ट करेगा एज डिप्रेसेंट, ये एक्ट करेगा डिप्रेसेंट। अब ये डिप्रेसेंट जो होगा ये जिंक सल्फाइड के साथ जुड़ेगा बट लेड सल्फाइड के साथ नहीं जुड़ेगा। इसका रीजन अभी आगे चैप्टर आएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इसमें नहीं होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बना पाता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता है, ये आगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो जब ये जुड़ेंगे तो ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, Na2ZnCN का होल 4। ये कॉम्प्लेक्स है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये सॉल्युबल रहेगा, डिसॉल्व स्टेट में रहेगा और साथ में बनेगा Na2S विच इज अ प्रेसिपिटेट, वो वैसे नीचे आ जाएगा यार। तो क्या हुआ, जिंक सल्फाइड तो यहां पे सॉल्युबल फॉर्म में रह गया बट लेड सल्फाइड नहीं रहेगा, वो फ्रॉथ में आगे पास ऑन हो जाएगा। तो डिप्रेसेंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Depressants are, you can say, substances which are added to suppress the froth formation of sulfide impurities itself by making them as a soluble complex। तो ये कॉम्प्लेक्स जो बना वो सॉल्युबल स्टेट में रहेगा और फ्रॉथ में सिर्फ लेड सल्फाइड आगे पास ऑन होगा, तो लेड आराम से कर लेंगे। जनरली डिप्रेसेंट्स जो यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल जो जनरल डिप्रेसेंट्स हमारे पास यूज होते हैं वो होते हैं एल्कलाइन साइनाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। साइनाइड्स आर वेरी गुड डिप्रेसेंट्स। बेटा ये तो खैर आगे समझ में आएगा तुम्हें कि साइनाइड सबसे बेस्ट, क्योंकि साइनाइड जो होते हैं बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आगे पढ़ाऊंगा कभी लाइगेंड्स ना, जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो बताऊंगा। साइनाइड्स आर वेरी गुड लाइगेंड्स, वेरी गुड डोनेटिंग एजेंट्स, ये बड़ी अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अल्कलाइन साइनाइड्स आर जनरली यूज्ड। साइनाइड्स आप लिख लीजिएगा कि साइनाइड्स आर वेरी गुड डिप्रेसेंट्स। तो ऐसे ये डिप्रेसेंट की तरह होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा, आपको इसमें कलेक्टर शब्द का मतलब समझ में आया होगा, आपको फ्रॉथ स्टेबलाइजर क्या होते हैं वो समझ में आया, आपको एक्टिवेटर समझ में आया, ठीक सर एक बारी समझ में आया। एक बारी एक्टिवेटर्स की डेफिनेशन प्लीज बता दो, एक्टिवेटर्स क्या है एक बारी। होते हैं जो आपके, हम बोलेंगे क्लिंग करने में, सल्फाइड लिख लिया, लिखवा देता हूं। एक्टिवेटर इज अ सब्सटेंस, लिखो बराबर से, एक्टिवेटर इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड, activator is a substance that is added to help the collector stay attached to the particles
stay attached to the particles to be floated and hence improve floating characteristic of ore. Floating characteristic of ore. For example, जैसे जिंक सल्फाइड की फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक कम है, कॉपर सल्फाइड की ज्यादा है, तो मैंने एक्टिवेटर कॉपर सल्फेट डाल दिया, जिंक सल्फाइड के ऊपर कॉपर सल्फाइड की परत चढ़ गई, अब वो फ्लोटिंग में मदद करेगा। ठीक, तो बस जैसे एग्जाम्पल तो मेरे पास दुनिया जहान के, अगर थोड़ा सोचो, कभी मक्खन बनाया हो घर में? यस सर। मक्खन बनाया घर पे? यस सर। तो मक्खन बनाते हो क्या होता है, हम जब उसको अच्छे से वो कर लेते हैं ना भाई, विप अच्छे से विप करते हैं, जो मक्खन बनने वाला उसमें पानी डालते हैं ना, और जैसे पानी डालते हैं फ्लोक्स ऊपर आने शुरू हो जाते हैं, मक्खन ऊपर को आना शुरू हो जाता है। तो वो क्या हुआ, उस वाटर ने उसके ऊपर इकट्ठा होकर उसके फ्लोटिंग टेंडेंसी को बढ़ा दिया मेरे दोस्त, वो एक्टिवेटर था जिसकी वजह से बटर बाहर आया, नहीं तो बटर बाहर ही नहीं आना था। अभी बात समझ में आई? यस सर। ऐसे एक्टिवेटर डाला जाता है ताकि वो फ्लोटिंग में मदद कर सके और उसको क्लिंग करने में मदद रखे, फ्लोट करने में मदद करे, वो एक्टिवेटर होते हैं। तो एक्टिवेटर समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट डिप्रेसेंट, मैंने बोला डिप्रेसेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर सल्फाइड की इंप्यूरिटी है तभी डाले जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एक सल्फाइड की इंप्यूरिटी को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर जाते हैं ताकि वो फ्रॉथ में आगे ना जाए। बेटा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल कभी भूलना नहीं। ठीक, प्रिंसिपल है डिफरेंस इन द वेटिंग क्वालिटी ऑफ ओर एंड मैट्रिक्स। ओर आर वेटेड बाय, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है, एंड सल्फाइड ओर इज वेटेड प्रेफरेबली बाय ऑयल एंड impurities are vetted by water. Collector which enhance the non-wettability of sulfide ores like pine oil, eucalyptus oil, xanthines. Froth stabilizers which stabilize froth like trizoles and amines. Activators जो हमें मदद करवाते हैं फ्लोट करवाने में और यू कैन से उसको अटैच रखने में। डिप्रेसेंट जो किसी दूसरे सल्फाइड को सॉल्युबल फॉर्म में रखते हैं ताकि उसका प्रेसिपिटेट ना बन सके। तो बोलो मेरे बच्चों, क्या ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी नाइस, आज तो बड़ी अच्छी 6 बजे आ रही है मेरे को। ठीक, अभी पता क्या, पर जैसे